राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी एक गरीब लकड़हारे लड़के की है जिसके जीवन में एक विचित्र घटना घटती है जिसकी वजह से उसका जीवन ही बदल जाता है। कर्मा अपनी धुन में कहीं चला जा रहा था। उसको देखकर लोग कहने लगे, अरे भैया वो देखो कर्मा जा रहा है। कर्मा ही है ना? हाँ वही है, अर्जुनपुर का लकड़हारा। अरे भैया अब तो इसकी हर बार की नौटंकी हो गई है। जंगल के बीच जाकर बाज आया मुझे कोई बचाओ चिल्लाना, और जब कोई मदद के लिए पहुंच जाए उसे मूर्ख बनाकर वहां से पहले ही भाग जाता है। भैया इसके पहले कि ये हमें मूर्ख बनाए या कोई नौटंकी करे, इससे पहले यहाँ से चलते हैं। वो दोनों अजनबी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ कर्मा अपनी धुन में मस्त हमेशा की तरह लकड़ी काटता है और उसे बाजार में जाकर बेच आता है। ये लकड़ियां काटकर बेचना ही उसकी जीविका है। इसी से माँ बेटे का गुजारा चलता है। वहीं दूसरी तरफ गांव के चौपाल पर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे और सरपंच जी से बहस कर रहे थे। उनमें से एक गांव का व्यक्ति बाहर आकर सारे गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या कर्मा की हरकतें बताने लगता है। देखिए सरपंच जी, अब बस हुआ। अब हम कर्मा की नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कोई कठोर कार्रवाई या सजा दें कर्मा को। वो रोज रोज नौटंकी कर कर लोगों का समय बर्बाद करता है। हम बहुत परेशान हो गए हैं, तभी आज आपके पास आए हैं। कुछ सोचते हुए सरपंच बोल पड़े, देखिए आप सब लोग, कर्मा समझदार भी तो नहीं है। अगर उसे कोई सजा या कार्रवाई की जाए तो वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अपनी माँ का इकलौता सहारा है वो। अगर मैं उसे कोई सजा देता हूँ तो यह कर्मा की माँ के साथ गलत होगा। इस समस्या का यही समाधान है कि आज से कर्मा जितनी भी आवाजें दे, आप कोई वहां नहीं जाएगा। वो कितना भी मदद मांगे, सब उससे दूर ही रहना, जिससे कि वो तुम्हें मूर्ख ना बना सके। सारे गांव वाले सरपंच की इस बात से सहमत हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। उधर दूसरी तरफ कर्मा भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और हमेशा की तरह लकड़ियां काटकर उन्हें बांधकर एक तरफ रख दिया और शरारत करने की सोचने लगा। थोड़ी देर में जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद के लिए आओ, बचाओ कोई। तभी वहां अचानक से कोई विशालकाय बाज आ गया। उसे देख कर्मा पूरी तरह से डर गया क्योंकि उसका मजाक आज हकीकत में सामने खड़ा हो गया था। कर्मा अब जोर जोर से चिल्लाकर अपने लिए मदद मांगने लगा। वहीं दूसरी तरफ बाज हवा में उड़कर कर्मा के सर पर मंडराने लगा। यूं कि कर्मा को भाग पाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ देर में पलक झपकते ही बाज कर्मा को अपने पंजों में लेकर उड़ चला और कर्मा चिल्लाता रह गया। वहीं दूसरी तरफ मनाल राज्य की राजकुमारी मृदुला के रिश्ते की बात चल रही थी। बहुत ही सुंदर, चंचल और गुणों से भरपूर राजकुमारी मृदुला अपनी सहेलियों के साथ वन विहार में बैठी तस्वीर बना रही थी। आसपास इतने सुंदर बाग बगीचे, फल फूल और न जाने कितनी ही खूबसूरत चीजें वहां थी। नदियों का कलकल करता बहता जल, पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर सुंदर हिरन और न जाने कितने पशु पक्षी थे उस सुंदर बाग में। राजकुमारी जी, आप किसकी तस्वीर बना रही हो जो बन चुकी है, बस चेहरा नहीं बना पा रही हो? सुगंधा देखो ना, यह पहली बार हुआ है जब मैं इतनी देर से कोई तस्वीर पूरा कर रही हूँ और वो हो नहीं पा रही। हाँ राजकुमारी जी, यह तो पहली बार हुआ है। आप चित्रकला के हर गुण में निपुण हो, तो फिर ये कैसे? हाँ सुगंधा, यह तस्वीर मैंने अपने सपनों के राजकुमार की बनाई है, पर चेहरे की कल्पना नहीं कर पा रही हूँ। तभी बादलों की एकाएक गड़गड़ाहट सुनाई दी और बादल बरसने लग गए। बरसात की वजह से राजकुमारी और उसकी सखियां महल को लौट गई। वहीं दूसरी ओर गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। एक हवा के झोंके की तरह यह खबर फैल गई कि कर्मा को बाज ले गया है। जिस तरह पूरे गांव में यह खबर फैल गई, उसी तरह कर्मा की माँ को भी यह बात पता चल गई और कर्मा की माँ चौखट पर बैठकर बस रोए जा रही थी। गांव वाले उसकी माँ को ढंढास बंधा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। बाज की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, कर्मा ने थोड़ी थोड़ी हलचल करना शुरू कर दिया, जिससे कर्मा रेतीले टीलों के बीच में जा गिरा और बेसुध हो गया। आंधी का एक बवंडर जो पूरे रेगिस्तान में यहाँ वहां घूम रहा था, जिस वजह से बाज कर्मा को ढूंढ नहीं पाया और वहां से चला गया।
अगले दिन कर्मा को होश आया तो उसने खुद को रेत में आधा गड़ा पाया। किसी तरह खुद को वहां से निकालकर हिम्मत कर चलने लगा। आसपास में एक भी घर नहीं था, चारों तरफ बस रेत के टापू और वीराना था। हिम्मत करके कर्मा ने चलना शुरू किया। चलते चलते सुबह से रात हो गई, पर कोई गांव ना मिला और ना ही पानी का स्रोत। चारों तरफ बस रेगिस्तान और रेत के कटीले झाड़ियां थी। कर्मा रेत में लेटा हुआ कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह नींद खुलने पर कर्मा ने चलना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते प्यास और भूख से परेशान हो गया। अब वह समझ चुका था कि यह रेगिस्तानी जगह है जहां वह फंस चुका। दोपहर में सूरज की किरणें इस कदर तप रही थी जैसे कि जलाने पर उतारू थी। गर्म हवाएं इस तरह से चल रही थी जैसे कोई गर्म भट्टी बदन को जला रही हो। चलते चलते कर्मा की नजर सामने पानी के बड़े तालाब पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह भ्रम है, फिर जैसे जैसे वह तालाब के पास पहुंच रहा था वैसे ही पानी की ध्वनि उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। आसपास अब एक दो हरे भरे। अब तो कर्मा की भूख और प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी। 2 दिन से लगातार चलने के कारण वह इतना थक चुका था कि उसे अब अपनी सुध ही ना रही थी। झटपट जाकर कर्मा ने ढेर सारा पानी पिया और पानी में डुबकी लगाकर अपनी थकान उतारी और वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद कर्मा में हिम्मत सी आई तो वो उठकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ आसपास कोई गांव या घर होगा, मुझे वह ढूंढना होगा। शायद वहीं से मुझे कुछ मदद मिल जाए और खाने के लिए भोजन भी। राजकुमारी इधर महल पहुंच चुकी थी। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थी। तभी एक सेवक आता है और बोलता है, राजकुमारी जी, महाराज ने आपको दरबार में पेश होने के लिए कहा। राजकुमारी मृदुला दरबार में पहुंच चुकी थी। सब राजकुमारी के सम्मान में खड़े हो गई। राजकुमारी मृदुला, आपके लिए रिश्ता आया है। राजकुमार का नाम चंदन सिवान है। कुछ ही दिनों में वह राजा बन जाएंगे। हमारे पास तस्वीर नहीं है, लेकिन यह सब जो राजकुमार का रिश्ता लेकर आए हैं, इन्होंने राजकुमार की शौर्य और वीरता की गाथा इस कदर सुनाई कि हमें यह रिश्ता पसंद आ गया है। यह शौर्य वीर के साथ साथ सुंदर और हर कला में निपुण भी है। राजकुमारी, क्या आपको यह रिश्ता पसंद है? पिता की बात का भरे दरबार में मान रखते हुए बिना देखे राजकुमारी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। 15 दिन बाद का शादी का मुहूर्त निकला। प्रजा और परिवार वाले तो बहुत खुश हो रहे थे, पर राजकुमारी के मन में बेचैनी और घबराहट हो रही थी। राजकुमारी की स्वीकृति देने के बाद ही महल में जोर शोर से विवाह की तैयारियां हो रही थी। किसी चीज की कमी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। दोपहर से शाम होने लगी थी। अब रेगिस्तान नहीं, हरे भरे पेड़ इधर कर्मा को नजर आने लगे थे। अंधेरा होते होते किसी जंगल में पहुंच आया था। भूख और प्यास से बेहाल होने की वजह से जंगल में पेड़ों से फल तोड़कर पेट की भूख शांत की और वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। चिड़ियाओं की चहचहाट और अन्य पक्षियों के शोर से आंख खुली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। उस जंगल को देखकर कर्मा ने सोचा कि यहाँ आसपास कोई घर या गांव जरूर होगा। कुछ देर तक ढूंढने के बाद सामने एक कुटिया नजर आने लगी थी। यह किसी ऋषि मुनि का आश्रम लग रहा था। इतने दिनों तक भटकने के बाद आखिरकार में इंसानी बस्ती में पहुंच गया। यह सोचकर कर्मा रोने लगा और आश्रम के अंदर चला गया। वहां बहुत ढूंढने पर भी कोई नहीं मिला। निराश होकर जा ही रहा था, तभी नजर उस आखिरी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी, जहां पर बैठकर कोई साधु अपनी आंखें बंद किए तपस्या में लीन थे। उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा और जब तक वह तपस्या में है, मैं यहाँ रहकर घर जाने का कोई न कोई रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा। आश्रम में लगे पेड़ पौधे पूरी तरह सूख चुके थे। आसपास बहुत ही धूल थी। कुछ देर आश्रम की साफ सफाई और पौधों में पानी देने के बाद कर्मा नहाने चला गया। आश्रम में कुछ कपड़े रखे हुए मिल गए, वह पहन लिए। इस तरह रोज जंगल जाकर बहुत सारे फल लाता और पेड़ पौधों को सींचता।
आसपास दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देता था। इसलिए जब तक ऋषि मुनि अपनी तपस्या से नहीं जागते, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। शायद वह मेरी मदद जरूर कर दे और घर पहुंचा दे। आखिरकार 10 दिन बाद ऋषि अपनी तपस्या से जाग गए। कुटिया और आश्रम में आकर देखा तो वे हैरान रह गए। महीनों से वो तपस्या में थे, तो फिर ये साफ सफाई और पेड़ फूलों की सिंचाई किसने की? अपनी कुटिया में बैठकर वह इस बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में वहां कर्मा आ गया। आप तपस्या से जाग गए ऋषि मुनि जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कर्मा है, माफी चाहता हूँ। आपकी बिना आज्ञा के आपके कपड़े पहन लिए और यहाँ रहने लगा। आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं। लेकिन ऋषि मुनि जी तो कर्मा ने जिस तरह से आश्रम की देखभाल की थी उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने जैसे ही कर्मा के सर पर हाथ रखा, वह सब समझ गए कि कर्मा को बाज ले उड़ा था और रेगिस्तान में छोड़ गया। आशीर्वाद नहीं देंगे ऋषि मुनि जी? ऋषि बोले, मैं जान गया तुम कितनी तकलीफ और मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाए हो। जल्द ही तुम अपने घर पहुंच जाओगे। यह कहकर ऋषि मुनि जंगल की तरफ चले गए। हंसी खुशी से 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पौधे और फूलों में पानी देते हुए एक बात फिर उसके दिमाग में घूमने लगी। वह दिन कब आएगा जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। तभी कुछ लोग आश्रम के अंदर आते हुए दिखाई दिए। ऋषि मुनि कुटिया के बाहर बैठकर ग्रंथ पढ़ रहे थे। आइए मुसाफिर, आप सबका स्वागत है मेरी कुटिया में। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? तभी कर्मा सबके लिए जल लेकर आ गया। सारे लोग वेशभूषा में बड़े साहूकार लग रहे थे। एक बार सबने कर्मा की तरफ नजर घुमाई और मदद मांगने लगे। ऋषि मुनि जी से कहने लगे वो लोग कि यह बारात मनाल राज्य जा रही है। हमारे साहूकारों के मुखिया चंदन की शादी राजकुमारी मृदला से होने वाली है। समस्या यह हो गई कि शादी तय होने के कुछ दिन बाद जंगल में शिकार के दौरान तीर अंदाजी से इनकी एक आंख चली गई है। बारात के स्वागत के दौरान सब दूल्हे का चेहरा देखेंगे। हम नहीं चाहते कि यह शादी टूटे। बस दूल्हे के स्वागत तक मुझे आपका यह सेवक चाहिए। ऋषि मुनि आंख बंद कर एक मुस्कुराहट के साथ कर्मा की तरफ देखते हुए कहते हैं, समय आ गया कर्मा घर जाने का। फिर उन लोगों से कहते हैं, आप कर्मा की स्वीकृति ले लीजिए एक बार। अब सबकी निगाहें कर्मा की तरफ ही थी। घर जाने का समय आ गया है। बस दूल्हे के स्वागत तक ही तो मुझे दूल्हा बनकर इन लोगों के साथ रहना है, फिर मैं अपने घर जा सकूंगा। सोचकर कर्मा बारातियों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले कर्मा ने ऋषि मुनि के पैर छुए तो ऋषि ने एक ही बात कही, बस एक ही बात कहूंगा, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन में बदलाव का। जो कुछ भी इसके बाद होगा वह एक नई शुरुआत होगी तुम्हारे लिए। सबसे जरूरी बात, जीवन में तुम्हें एक मौका जरूर मिलेगा। अपना जीवन बदलने के लिए मौका छोड़ना मत, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आश्रम से अलविदा लेते हुए कर्मा बारातियों और दूल्हे के साथ मनाल राज्य के लिए निकल गया। मनाल राज्य में प्रवेश करने से पहले कर्मा को दूल्हे के कपड़े पहना दिए गए। थोड़ी देर बाद बारातियों के साथ कर्मा का स्वागत कर मंडप में बिठा दिया गया। आगे पीछे तलवार लिए 2 लोग खड़े थे, जिससे कि कर्मा भाग न जाए। वह कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय मंडप की रस्में निभाने के अलावा। इधर राजकुमारी की एक सखी दौड़ती हुई आई। वो हाँप रही थी, राजकुमारी जी वो दूल्हा। बस इतना ही बोला सखी ने। क्या हुआ सुगंधा, तुम भागे भागे इतनी जल्दी में क्यों आ रही हो? राजकुमारी ने पूछा। राजकुमारी जी आपका दूल्हा तो बहुत सुंदर है, आपकी और राजकुमार की जोड़ी खूब जमेगी। यह सुन राजकुमारी मन ही मन मुस्कुराकर चैन की सांस लेते हुए बिना दूल्हे को देखे विवाह का निर्णय मेरा सही है कहते हुए सुगंधा के साथ जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद विवाह के मंडप से राजकुमारी का बुलावा हुआ। सारी रस्में अच्छी तरह संपन्न हुई। मंडप में अपना दूल्हा देखकर बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई थी राजकुमारी के दिल में। शादी संपन्न होने के बाद बाराती भोजन के लिए जनवासे की तरफ प्रस्थान कर गए
और राजकुमारी और राजकुमार को कोहबर में भेज दिया गया। कोहबर एक रस्म होती है जहां दूल्हे दुल्हन को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ा जाता है। वहीं पर उनको खाना खिलाया जाता है। दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं और बात करते हैं। थाली में 56 भोग लगाए गए थे, लेकिन कर्मा उसमें से कुछ भी नहीं खा रहा था। काफी देर परेशान होने के बाद राजकुमारी ने कर्मा से पूछ ही लिया, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या खाने में कोई कमी है या फिर आप कुछ और खाना चाहते हैं? आप मुझे बता सकते हैं, मैं मंगवा दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद कर्मा ने राजकुमारी से कहा, यह 56 भोग मेरे मन के नहीं है। क्या आप मेरे लिए खिचड़ी बना सकती हैं? हाथ धोकर घी से छौंक लगाकर खिचड़ी बना सकती हैं। पति की आज्ञा का मान रखते हुए राजकुमारी ने अपने कक्ष में बिना किसी को बाहर खबर लगे खिचड़ी बनाई और भोजन परोसा। कर्मा ने बहुत ही प्रसन्न होकर भोजन किया और थोड़ी देर बाद कर्मा बारात में वापस लौट गया। सुबह बारात विदा होने से पहले राजकुमारी के कुल देवता का दर्शन दूल्हे को करना होगा। ऐसा पता चलने पर चंदन और उसके कुछ लोग कर्मा को लेकर मनाल राज्य से दूर स्थित एक जंगल में कुल देवता के दर्शन के लिए चले गए। वहां आसपास कोई भी नहीं था। कर्मा ने जैसे ही मंदिर में कुल देवी की परिक्रमा शुरू की, उसने अपने कानों से सुना वो लोग आपस में बात कर रहे थे। कर्मा के तो सुन के जैसे होश ही उड़ गए। चंदन अपने साथियों से बात कर रहा था। कर्मा की परिक्रमा पूरी होते ही उसके तलवार से टुकड़े टुकड़े कर इस जंगल में दफना देंगे। यह सुनकर कर्मा मंदिर के पीछे वाली दीवार फांदकर वहां से भाग गया। भागते भागते कर्मा कुछ दूर पहुंचा कि बाज फिर से कर्मा की तरफ झपटा और उसे उड़ाकर ले चला और फिर से उसी जंगल में गिरा गया जहां से उसने उसको उठाया था। कर्मा खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसकी जान भी बच गई थी और घर भी पहुंच गया था। रोते हुए वह अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी देर में ही वो अपने घर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक मंदिर के बाहर इंतजार करने के बाद सबने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो कर्मा वहां नहीं था। चंदन और उसके साथी समझ चुके थे कि कर्मा भाग गया है। चंदन ने देर न करते हुए तुरंत अपनी दूसरी दूल्हे वाली पोशाक पहन ली और सहरा बांधकर मनाल राज लौट आया। दूल्हा सहरे में था, जिससे वहां उसे कोई नहीं पहचान पाएगा कि जिससे राजकुमारी की शादी हुई है वह यह नहीं बल्कि कोई और था। विवाह के बाद सारी रस्में अच्छी तरह संपन्न हुई और बारात दुल्हन को लेकर वहां से विदा ही हो रही थी कि जिस घोड़े पर चंदन बैठा था वह जोर से कूदने लगा, जिससे चंदन जमीन पर गिर गया और उसका सेहरा टूट गया। सब चंदन की तरफ देखने लगे। दूल्हा तो काना है, हाय इसकी तो एक आंख नहीं है। जैसे ही राजकुमारी के कानों तक यह बात पड़ी, वह डोली से नीचे उतर गई। बहुत ही बारीकी से देखने के बाद राजकुमारी बोली, यह वह नहीं है जिससे मेरी शादी हुई, यह कोई बेहरूपिया है। नहीं राजकुमारी, मैं वही हूँ जिससे आपका विवाह हुआ। तुम वही हो जिससे मेरा विवाह हुआ, तो ठीक है बताओ, कल रात मेरे कक्ष में भोजन में क्या खाया था तुमने? 56 भोग और ढेर सारे पकवान खाए थे मैंने। यह बात सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आ गया और अपने पास खड़े सेवक के हाथ से तलवार ले ली और चंदन की गर्दन पर रख दी। राजकुमारी के ऐसा करते ही सारे सिपाहियों ने बारातियों को गिरफ्तार कर लिया। सच सच बताओ, नहीं तो गर्दन काट दूंगी, राजकुमारी ने चंदन से कहा। डर के मारे चंदन ने आश्रम से मिले कर्मा और विवाह में हुए षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक साहूकार हूँ जो बहुत ही संपन्न परिवार से है। राजकुमारी के पिता और भाई नीचे गर्दन झुकाए हुए खड़े थे, क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले कोई पूछताछ नहीं की थी। उनके पुरोहित की भविष्यवाणी थी कि राजकुमारी एक आम प्रजाजन की तरह जिंदगी बिताएगी। यह भविष्यवाणी सत्य न हो जाए, इसी डर से जो भी रिश्ता पहले आया उसी के लिए वो मान गए। राजकुमारी ने चंदन और बाकी बारातियों को कारागार में बंद करवा दिया। पिता और भाई से हाथ जोड़कर बोली, मुझे कुछ सैनिक
और मेरा भतीजा मेरे साथ भेज दो। अपना दूल्हा मैं खुद ढूंढूंगी और मिलते ही भतीजे को और सैनिकों के साथ वापिस राज्य में भेज दूंगी। राजकुमारी गांव-गांव जाकर जिसका भी विवाह अभी जल्दी में हुआ हो बुलवाती और उसके विवाह का किस्सा पूछती, विवाह में उन्होंने क्या खाया था और विवाह की पोशाक देखती। लगभग 2 माह का समय बीत गया था, पर राजकुमारी को अपने दूल्हे की कोई खबर नहीं मिल पाई, वह ढूंढ नहीं पाई। बीतते वक्त के साथ राजकुमारी कर्मा के गांव भी पहुंची, वहां सबसे पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं पता कर पाई। राजकुमारी निराश होकर लौट ही रही थी कि किसी ने राजकुमारी को आवाज दी। 2 माह पहले कर्मा गांव वापिस आया है, बाज उठाकर ले गया था उसे और अब वापिस भी छोड़ गया है। आप उससे भी मिल लें, शायद आपकी तलाश पूरी हो जाए। राजकुमारी ने यह सुना तो वह कर्मा के घर के सामने पहुंच गई और आवाज देने पर उस मिट्टी के छोटे से घर से कर्मा और उसकी मां निकली। लकड़ियां काटने और खेतों में काम करते वक्त लगने वाली धूप के कारण कर्मा का चेहरा झुलस कर काला हो चुका था। राजकुमारी कर्मा को नहीं पहचान पाई, पर कर्मा राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कर्मा की मां से अभिवादन किया और बोली, मैं अपने दूल्हे की खोज में निकली हूँ। क्या आप बता सकते हैं अपने विवाह के बारे में? क्या भोजन के रूप में खाया था आपने उस दिन? तभी कर्मा की मां बोल पड़ती है, आपको गलतफहमी हुई है राजकुमारी जी, मेरे बेटे का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। कर्मा को ऋषि मुनि की बात याद आ गई, जीवन एक मौका जरूर देगा तुम्हें। कुछ देर सोचने के बाद कर्मा बोल पड़ा, अपने विवाह के दिन मैंने राजकुमारी से हाथ धुलवा कर घी में खिचड़ी बनवाई थी और खाई थी। क्या आप अपने विवाह का जोड़ा दिखा सकते हैं? कर्मा दौड़कर अंदर गया और विवाह का जोड़ा लेकर आया, जिसे उसने बहुत ही संभाल कर रखा था। राजकुमारी पहचान जाती है, यही उसका दूल्हा है जिससे उसकी शादी हुई थी। राजकुमारी घोड़े से नीचे उतर जाती है और अपने भतीजे को सैनिकों के साथ वापस राज्य में भेज देती है और बोलती है, अब मैं साधारण जीवन जीऊंगी जैसा कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है और जिस तरह से मेरे पति रहेंगे मैं उसी तरह से रहूंगी। तुम वापस लौट जाओ। भतीजे को मना राज्य की ओर प्रस्थान करवाकर वह महलों का सुख छोड़ एक आम जिंदगी बिताने लगी। कर्मा की मां कर्मा और राजकुमारी खुशी खुशी मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राजकुमारी के पहरे इतने अच्छे होते हैं, कदम पड़ते ही उसका घर धन धान्य से भर जाता है। अब कर्मा कोई भी काम करता उसे दुगना तिगना मुनाफा होता। तो दोस्तों, इस तरह राजकुमारी की शादी वाले दूल्हे का रहस्य भी सुलझ जाता है और कर्मा का जीवन भी बदल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सब स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। एक नई और रोमांचक कहानी के साथ मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर होंगी। राधे राधे।